मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो बात हम लोगों ने की उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जहांगीर, नूरजहां, अकबर, इनके विषय में बात हुई। जब जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर के साथ नूरजहां का भी संबंध स्वतः ही जुड़ जाता है और जहांगीर के ही समय में शाहजहां का उत्कर्ष होता है। शाहजहां एक ऐसा शासक जिसके हम शासनकाल को मुगलकालीन स्वर्णयुग या मध्य काल का स्वर्णयुग हम लोग कहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि शाहजहां के जो हम लोग शासनकाल का अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि वास्तुकला के क्षेत्र में शाहजहां के समय कार्य तो बहुत हुए, लेकिन अगर वास्तुकला को छोड़ दिया जाए तो जो मुगल साम्राज्य के पतन की पृष्ठभूमि है वो भी शाहजहां के ही समय में ही दृष्टिगोचर होने लगती है। और कहीं न कहीं मुगलिया सल्तनत के पतन की शुरुआत भी शाहजहां के समय होने लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शाहजहां ने उसका शुरुआत किया। जैसे उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के संभावित उत्तराधिकारों की हत्या करने की एक परंपरा का श्री गणेश शाहजहां ने किया और फिर वो एक प्रक्रिया में आ गया, क्योंकि शाहजहां के समय हुआ, फिर शाहजहां के पुत्रों के बीच हुआ, फिर औरंगजेब के पुत्रों के बीच हुआ और फिर उसके बाद तो साम्राज्य निर्माता तक आ गए। ठीक, यानी हर शहजादा पिता जैसे ही बीमार होते थे वह सत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगता था। उसके लिए जोड़ तोड़, गठन, गुटबाजी, ये सारी चीज़ें मुगल दरबार में एक अंग बन गई। क्योंकि शाहजहां के समय उमरा वर्ग जो था वो इतना शक्तिशाली नहीं था। मुगल शासक के लिए एक सम्मान की बात होती थी। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब हुआ तो वो इतना योग्य व्यक्ति था कि उसने अपनी योग्यता के बल पर शासन चलाया। लेकिन औरंगजेब के बाद योग्यता भी नहीं, अमीर वर्ग में भी बहुत से कूटनीतिज्ञ व्यक्ति आ गए, बहुत से षड्यंत्रकारी आ गए, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन भी हो गया। ठीक है, कल हम लोगों ने ये देखा था कि शाहजहां के समय शाहजहां के क्या क्या आदेश थे, कौन कौन से विदेशी यात्री आए शाहजहां के समय, शायद ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है, टेवर्नियर, बर्नियर, मनुची, ठीक है, यही लोग आए, निकोलो मंची, पीटर मुंडी, ये लोग आए। फिर हम लोगों ने ये देखा कि लास्ट जो है वास्तुकला की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास जो हम लोग वास्तुकला या प्रशासनिक देखेंगे उसमें होगी। अब हम लोग शाहजहां में ये देख लें कि शाहजहां के कुछ प्रमुख कार्य क्या थे और शाहजहां के समय उत्तराधिकार का युद्ध कैसे हुआ, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब गद्दी पर आते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उत्तराधिकार युद्ध की। सॉरी, ज्यादा ऊंचा हो गया। उत्तराधिकार का युद्ध। अब प्रश्न ये उठता है कि हम आखिर इसको उत्तराधिकार का युद्ध कहें तो क्यों कहें? क्या ये उत्तराधिकार का युद्ध था? कल हम लोगों ने बात किया था कि पिता के जीवित रहते हुए सत्ता के लिए पुत्रों के द्वारा किया गया संघर्ष उत्तराधिकार का युद्ध नहीं होता, बल्कि यह साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह होता है। इसलिए हम लोग इसे उत्तराधिकार का नहीं, शहजादों का विद्रोह कह सकते हैं। जादों का गद्दी हेतु विद्रोह, इसे एक नया नामकरण हम दे सकते हैं, क्योंकि पिता के जीवित रहते हुए उत्तराधिकार की कोई बात ही नहीं आती, और जब उत्तराधिकार की कोई बात नहीं आती तो फिर उत्तराधिकार का युद्ध क्यों उसे वही दिया गया नाम? कौन से उत्तराधिकार की बात थी? पिता अगर ये कहता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा ये बेटा मेरा उत्तराधिकारी होगा, तो क्या दूसरे बेटे जिनके विषय में उसने नहीं कहा, उन बेटों का ये नैतिक दायित्व तो हो जाता है कि वो पिता के खिलाफ विद्रोही हो जाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब तक पिताजी जीवित थे तब तक दूसरे बच्चों को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन शाहजहां के बच्चों ने किया। अब जब हम लोग शाहजहां के बच्चों की बात करते हैं तो उसमें देखिए 2 3 4 चीज़ें आ जाती हैं।
जैसे शाहजहां के कुल बच्चे हुए 14 और इन 14 में से मात्र 7 जीवित रहे। कब तक? उत्तराधिकार के युद्ध तक। इन 7 बच्चों में पुत्र 4, 3 पुत्रियां। पुत्र तो उत्तराधिकारी हो सकते थे, लेकिन इन पुत्रियों ने भी किसी न किसी भाई का पक्ष लिया और उत्तराधिकार के युद्ध में पूर्ण रूप से सहभागिता निभाई। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग आते हैं कौन कौन। सबसे पहले पुत्र है दारा शिको। ठीक, कहते हैं सबसे बड़ा बेटा था दारा शिको। दारा शिको की जब बात आती है तो हम लोग इसे लघु अकबर की भी बात करते हैं, क्योंकि इसमें यह कहा जाता है कि अकबर की प्रतिच्छाया थी, इसके काफ़ी सोच विचार या जो भी चीज़ें थी वो अकबर से मिलती हैं। ठीक है, इन्हें संस्कृत एक कलंदर शाह बुलंद इकबाल, ये 2 उपाधि है इनकी, जो थोड़ी सी अच्छी उपाधि है। ठीक है, ये कहा गया। इसके अलावा जब उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है तब इन्हें कुछ और नाम दिए गए, जैसे रईसुल मुल्दिद। रईसुल मुल्दिद, ठीक, रईसुल मुल्दिद एक नाम दिया गया। दुश्मने दीने मुबाइन, दुश्मने दीने मुबाइन, ये 2 नाम दिए गए। कब? उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व, ताकि दारा शिकोह को इस्लाम धर्म का विरोधी घोषित किया जा सके। इसका मतलब होता है धर्मद्रोहियों का सरदार, देखिए बात वही आ रही है, यानी काफिरों की बात हो रही है। धर्मद्रोही यानी काफिरों के सरदार की संज्ञा औरंगजेब ने दारा शिकोह को काफिर ही कहा था। ठीक है, अब इसका भी तीन मुनाई वही चीजें है ना, दुश्मनों का दुश्मन। इन्हें जब दारा शिकोह को जब शाहजहां ने वली अहद बनाया, यानी उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, दारा पे क्वेश्चन आते हैं जिस पे हम लोग अभी और बात करेंगे। ठीक है, यही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। दारा पे एक तो जानी जाओ आप। ठीक है, दूसरा आप देखिए, दारा शिकोह जो हैं वो कादरी संप्रदाय, ठीक है, कादरी, इस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, यानी सूफिज्म की भी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, सूफी संतों के संगति में हैं। और जब सूफियों के संगति में हैं तो इस समय तक सूफी और भक्ति मूवमेंट की वजह से हिंदू और इस्लाम के लोगों के बीच में काफ़ी चीज़ें समान आ गई थी। कुछ चीज़ें हमने अडाप्ट की, कुछ चीज़ें उन्होंने अडाप्ट की, और अंततः जो एक द्वेष होता था, जो घृणा थी एक दूसरे के प्रति, उस घृणा का जो स्तर था वो काफ़ी कम हो गया था। ठीक है, कादरी सिलसिले से जुड़े हुए हैं। इनके जो गुरु थे वो मुल्ला शाह दाऊद, ठीक है, कादरी सिलसिले के एक संत मुल्ला शाह, ये इनके हैं। ठीक है, ये पुराणों पर बात करते हैं, पुराणों का अध्ययन भी किया बंदे ने, पुराणों पर बात भी करते हैं। भगवत गीता और योग वशिष्ठ, इस पर बात करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है,
जब इन सब का अध्ययन कर लेगा, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू दर्शन के विषय में बंदे को अच्छे से ज्ञात हो जाएगा, तो स्वाभाविक है जो व्यक्ति एक हिंदू धर्म की पुस्तक पढ़ ले और उसके बाद दूसरी भी पढ़े, तो इसका तात्पर्य स्वाभाविक हो जाता है कि वह व्यक्ति कहीं न कहीं हिंदू धर्म के दर्शन या समाज या धर्म में इंटरेस्ट ले रहा है। वह आज नहीं तो कल उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता है। इतना अच्छा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि सब जब पढ़ लिया, ठीक है, तो इन्होंने तसव्वुफ पर ढेर सारी पुस्तक लिखी, कई पुस्तकें लिखी हैं। और दारा से जो प्रश्न आता है वो इनकी पुस्तकों से आता है, इनसे आता है, इस संप्रदाय से आता है, और शायद कई बार साल पहले यहां से आया है। उपनाम शाह बुलंद इकबाल किसको कहा गया, इस चीज़ों से, ठीक है। अब ये सब चीज़ें अभी तक तो नहीं आई हैं, लेकिन भविष्य में आ भी सकती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। धीरे धीरे पैटर्न जिस हिसाब से चेंज हो रहा है उसमें आ भी सकती हैं, ठीक है। तो हम नीचे मिटा लें, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी तो है जगह, आने दो। पहली पुस्तक इनकी मज्मु उल बहरीन, मज्मुल बहरीन, ठीक है। इसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। ठीक है। इस पुस्तक पे काफी प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें देखा भी गया, क्यों? क्योंकि ये हिंदू दर्शन पर है, इसमें वैदिक ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, वैदिक ऋचाओं का संकलन है, ज्यादातर ये वेदों पर ही है, इसीलिए इसी में उसने हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी कहा है, यानी दारासी को हिंदू धर्म के दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित था। ठीक है, नेक्स्ट बुक देखते हैं, दूसरा ओके याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है सिर्रे अकबर। सिर्रे ए अकबर, ठीक है, देखिए इसमें यह 52 उपनिषदों का अनुवाद है। ठीक है, यह प्रश्न भी आता है लगातार, उपनिषदों का अनुवाद करने वाला, फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था? तो ध्यान रखिएगा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने वाला इस नाम से दारासी को। ठीक है, दूसरे जो पैटर्न चेंज करते हैं, उपनिषदों का अनुवाद किसने करवाया? दारासी को ने। उपनिषदों का अध्ययन किसने किया? दारासी के ने। पुराणों का अध्ययन अल-बरूनी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने किया। अब नेक्स्ट आते हैं सफीनत उल औलिया, मिटा दें, जगह कम है। थर्ड सफीनत उल औलिया। ठीक है, ये बुक आ गई। इसमें क्या है बुक में कि दारासी को किस सूफी सिलसिले को मानता था? कादरी। तो सफीनत उल औलिया में कादरी सूफी संतों की जीवनी लिखी है। इतना कादरी सूफी संतों की जीवनी। ठीक है, नेट में शायद पूछा गया है ये सफीनत उल औलिया और शकीनत उल औलिया। ठीक है, फोर्थ सकीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया। ठीक है, इसमें सूफियों का जीवन वृत्त लिखा हुआ है। वहां जीवनी है, यहां जीवन वृत्त है।
सूफियों का। अब दोनों में अंतर देखिए, यहां पर भी जीवनी, यहां पर भी जीवन वृत्ति या जीवनी। यहां केवल कादरी सूफी संत हैं, यहां सभी संप्रदाय के सूफी संत, यही चिश्ती, सूरावर्दी, कादरी के तो यहां आ गए, ठीक है, नक्शबंदी इत्यादि के भी यहीं आ गए। जीवन वृत्ति है, अधिक से अधिक सूफी संतों को इन्होंने इन दो पुस्तकों में समाहित करने का प्रयास किया है कि लगभग सबके जीवन वृत्ति को हम दे दें, ठीक है। रिसाल ए हक नुमा, सोचिए शहजादा काल में इसने इतना किया, ठीक। अगर सुल्तान रहा होता तो कितनी रचनाएं, कितना इतिहास अध्ययन होता, ठीक है। तो चीज़ें थी ये बुक। अब रिसाले हकनुमा इत्यादि ज़्यादा पूछते नहीं है, इसलिए हम लोग इन पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करेंगे, ठीक है। आते हैं अब फिर से नए। ठीक, आइए निकाल दे इसे। दारा हो गए, दारा के बाद शाह सुजा, शाह सुजा ये बंगाल के गवर्नर। दारा सिको हमेशा अपने पिता के साथ ही रहा, गवर्नरी उसे चाहे जहां दी गई, रहा पिता के ही साथ, पिता का भरपूर सम्मान करता था, पिता को वह छोड़ करके नहीं गया, ठीक है। ये बंगाल के सूबादार थे और धार्मिक दृष्टि से शिया संप्रदाय को मानने वाले, अधिकतर सुन्नी मानते थे, लेकिन यह धार्मिक दृष्टि से शिया संप्रदाय को मानता था, ठीक है। इसके विषय में यह कहा जाता है कि जैसे ये विद्रोह की हुई, इसने बंगाल में स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया और स्वयं ही अपने हाथों से अपने सिर पर ताज रख लिया था। भाई कुछ समय के लिए सुल्तान बन जाए, अपने मन से ही बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट औरंगजेब, तीसरा पुत्र है और छठवीं संतान, ठीक है। कहते हैं उत्तराधिकार के युद्ध के प्रारंभ होने पर यह दक्षिण का सूबेदार था। मीर जुमला इसके साथ था, मीर जुमला को ही अपना गुरु भी मानता है। ठीक, औरंगजेब ने जब पता चला कि पापा ने भैया के को उत्तराधिकारी घोषित किया है अपना और उनके मनसब में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी है, सेना उन्हीं के नियंत्रण में दे दी है, तब इसने स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया। इसने ये कहा कि पापा अगर इतना बीमार हैं तो पापा का मैं भी एक बेटा हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं कि हम आगरा चल के देख ही आते हैं। तो भाई ठीक है, चलो तुम आगरा देखने आओ, पापा हैं, लेकिन क्या सेना लेकर के आओगे? ऐसा तो था नहीं। इसने एक रणनीति के तहत काम किया। इसने क्या किया कि मीर जुमला जो थे ये तोपखाना इत्यादि के प्रमुख थे और इसने मीर जुमला को गिरफ्तार करवा लिया, जबकि मीर जुमला इसके पक्ष में थे। एक रणनीति के तहत दोनों ने एक षड्यंत्र था और इसमें इन्होंने गिरफ्तार कर लिया ताकि मीर जुमला वहाँ पहुँच जाएं और वहाँ से सारी चीज़ें ये भेजते रहें, मुराद को भी अपने साथ जोड़ा जा सके, ठीक। और जब ये बंदा वहाँ पहुँच जाता है, हाँ ठीक है, तो इसने अपने पिता के दर्शन की इच्छा जताई। दारा सिको ने यही कहा कि दर्शन करना ही है तो आओ, लेकिन सेना लेकर के ना आओ। अब समस्या ये थी कि जब मेरे दिमाग में ये है कि भैया गलत कर रहे हैं मेरे साथ, तो क्या ये नहीं आ सकता था कि अगर हम अकेले जाएंगे तो सत्ता के लिए भैया हमको बंदी बना सकते हैं, मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए सेना को तो साथ लेकर के जाएंगे ही। यहाँ पर भी ठीक वही होता है, सेना लेकर के जाते हैं, लाख मना करने पर भी सेना सहित गए। और जब सेना सहित गए हो
और मैदान में पिताजी चले आए, बता दें हम एकदम ठीक है तुम लोग वापस जाओ, तो भैया दर्शन कर लिए वापस जाना चाहिए। तब तो तुरंत मांग बदल गई, विधर्मी दारा नहीं रहेगा, क्योंकि दारा का समर्थन कई राजपूत कर रहे थे और वो ऐसे राजपूत थे जिनमें सैनिक योग्यता बहुत अच्छी थी। औरंगजेब का समर्थन सभी कट्टर समुदाय जो भी सुन्नी धर्म को अच्छे से मानते थे वो सब कर रहे थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि समस्या बढ़ती। अंततः युद्ध हुआ और फिर चीज़ें आई। नेक्स्ट मुराद, ठीक, ये गुजरात का सूबेदार है, शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र, ठीक। इसकी जो उपाधि थी वो थी कुल कलंक। इसके विषय में कहा जाता है थोड़ा मंदबुद्धि था, क्योंकि दक्षिण से आने का मार्ग गुजरात होते हुए था। औरंगजेब ने इससे संधि कर ली, गुप्त संधि कर ली। संधि में यह कहा गया कि यदि हम पाप भैया को हटा पाए तो साम्राज्य का जो विभाजन होता है वो हम लोग 40 और 60 में कर लेंगे। 60% हमारे पास रहेगा, 40% तुम्हारे पास रहेगा, 40% के तुम राजा, 60% के हम राजा, न तुमको दिक्कत हो ना हमको दिक्कत हो, दोनों लोग राजा, मज़ा रहेगा। अंत में मुराद और औरंगजेब एक साथ हो गए और जब पहला युद्ध जीत गए, दारा को पराजित कर लिया, तब औरंगजेब को ये लग गया कि अब तो हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं। तब उसने किया क्या, एक दिन अपने इस भाई को, मजबूत कदकाठी वाले भाई को दावत पर बुलाया। ये अपने भैया के यहाँ दावत पर पहुँचे और कहते हैं कि इसे स्त्रियाँ भी बहुत पसंद थीं, मदिरा भी बहुत पसंद थी। औरंगजेब ने सुंदर स्त्रियों को मदिरा के साथ इसके पास भेज दिया। उन स्त्रियों ने इसे खूब दारू पिलाई, खूब मालिश की, और जब ये थक के सो गए, दारू के नशे में अच्छे से चूर हो गए, तब वो स्त्रियां बाहर आकर के सूचना देती हैं और कहती हैं तब औरंगजेब ने इसे इसकी चारपाई में ही, जिस पे सोया था, जंजीरों से बंधवा दिया था। बंधवाने के बाद कैद कर लिया और बाद में हत्या कर दी। एक भाई ये भी था, एक ये भी थे, तो ये चीज़ें थी। बाद में तो फिर साम्राज्य टोटल यही हो गया, ठीक है। अब देखिए पुत्रियां, पुत्रियां यहां दारा सिको, ठीक है। पुत्रियों में पहली हैं जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम, ठीक है। यह मखफी एक नाम है गुप्त, ये इस नाम से कविता लिखती थी। ध्यान रखना, जैसे गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी कविता लिखता था, वैसे ही जहां आरा बेगम मखफी नाम से कविता लिखती थी। इनका एक नाम दिया गया साहिबा उज्जमानी। साहिबा तुज्जमानी, ये एक इनका नाम दिया गया, ठीक है। इन्हें साम्राज्य की प्रथम महिला का खिताब दिया गया। इन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने सबसे बड़े भाई दारा का पक्ष लिया, ठीक। और बंदी पिता के अंतिम समय में यही साथ थी, क्योंकि पत्नी मरी गई थी। एक ही पत्नी से प्रेम ही कर पाए, दूसरों और कोई मिली नहीं या किया नहीं, इतना ज़्यादा प्रेम था मुमताज़ से, ठीक है। तो कहते हैं उनके अंतिम समय यही इनकी जीवन साथी थी और इसने ही अपने पिता की पूरी सेवा की। यहाँ तक कि एक बार की घटना है, शाहजहां को बड़ी प्यास लगी थी, औरंगजेब भी गया। शाहजहां ने पानी, लोटे में पानी ले रखा था। औरंगजेब ने इससे कहा बेटा पानी पिला दो।
और औरंगजेब ने पानी पिलाने की जगह पे पानी पूरा गिरा दिया था। तब उसने ये कहा, शाहजहां ने, कि बेटा तुमसे अच्छे तो हिंदू होते हैं जो अपने पूर्वजों को, माता पिता को मरने के बाद भी पानी और खाना खिलाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ जो श्राद्ध होता है हिंदुओं में, वो इसीलिए होता है, उस दिन कौवों को खाना खिलाया जाता है ताकि पूर्वजों तक भी खाना पहुँच जाए। अब वो संदेशवाहक होते हैं, कौवा खाना खा लेते हैं तो समझो बाबा खाना खा लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती थी। कहता है तुम तो कमाल के मुसलमान हो जो अपने पिताजी को जीते जी पानी नहीं पिला सकते। तो ये कटाक्ष है धर्म पे, ठीक है। तो वो चीज़ें थी। तो ये साम्राज्य की प्रथम महिला और साहिबातुज्जमानी पिताजी के साथ अंत में थी और इन्होंने पक्ष लिया दारा सिकोह को, ठीक है। दूसरी जहांरा के बाद रोशन आरा, रोशन आरा आई, ठीक है। इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया क्योंकि ये दरबार में ही रहती थी। तो इसका काम क्या था कि दरबार में होने वाली प्रत्येक कार्यवाही, होने वाली प्रत्येक बात की सूचना औरंगजेब को देना, ठीक है। यानी जहांरा दारा सिकोह को सुल्तान बनाना चाहती थी, रोशन आरा औरंगजेब को सुल्तान बनाना चाहती थी, और तीसरी बहन गौहन आरा यह मुराद को सुल्तान बनाना चाहती थी और यह मुराद का पक्ष लेती थी। यानी सूचना मुराद के पास ये भेज रही थी, ठीक है। यानी जासूसी बहनें कर रही हैं और भैया लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बस शाहसुजा ऐसा था जिसकी कोई बहन थी नहीं कि उसकी भी कोई जासूसी या दरबार की सूचना उसके तक पहुंचा सके, ऐसा कोई नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी चीज़ें हुई। अब हम लोग आते हैं युद्धों पर, क्योंकि युद्धों का जो क्रम है वो कई बार पूछा गया है। युद्धों की जो डेट है उसे मिलाने के लिए पूछा गया है। तो अगर युद्ध जो 4-5 लड़े गए उनकी डेट और क्रम देख लेते हैं तो उत्तराधिकार का युद्ध खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए हुए युद्ध, ठीक। पहला बहादुरपुर का युद्ध, पहला युद्ध हुआ बहादुरपुर का। पहला युद्ध बहादुरपुर का फरवरी 1658, फरवरी 1658। यह जो युद्ध हुआ है, यह युद्ध मिर्जापुर के पास, बिहार का सूबेदार कौन? शाहसुजा। शाहसुजा बिहार में स्वयं को राजा घोषित किए और सेना सहित दिल्ली पर अधिकार करने के लिए चल दिए। और इनको दबाने के लिए कि जहां हो तुम वहीं वापस हो जाओ, वापस करने के लिए मिर्जा राजा जय सिंह और दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को भेजा गया। बनारस के पास युद्ध हुआ जिसमें बहादुर शाह की पराजय होती है और बहादुर शाह भाग गए पुनः बंगाल। बंगाल पर अधिकार भी यानी वापस कर दिया गया। यानी इस युद्ध में शाहसुजा वर्सेज सुलेमान सिकोह प्लस मिर्जा राजा जय सिंह, ये थे, ठीक है। इसमें शाहसुजा की पराजय हुई और पुनः बंगाल वापस, ठीक है। दूसरा युद्ध धर्मत का युद्ध,
दूसरा युद्ध धर्मत का युद्ध, अप्रैल 1658। ठीक है, अप्रैल 1658। और देखिए अब जो युद्ध हो रहे हैं ये औरंगजेब से ही हैं। इस युद्ध में औरंगजेब प्लस मुराद ये एक साथ थे। इनका युद्ध हुआ दारा सिकोह के प्रतिनिधि राजा जसवंत सिंह प्लस कासिम खां। देखिए इस युद्ध में इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था और मतभेद का परिणाम यह हुआ कि कासिम खां ने युद्ध से पहले ही या युद्ध के दौरान इनसे मतभेद के चलते युद्ध में जो सहयोग हो सकता था वह सहयोग दिया ही नहीं और अंततः राजा जसवंत सिंह की पराजय होती है और बीच युद्ध से ही भाग खड़े होते हैं। मुगल शिविर को भी इन्होंने लूटा था। कहते हैं जब राजा जसवंत सिंह घायल अवस्था में मारवाड़ पहुंचे तो रानी ने इन्हें किले में घुसने ही नहीं दिया। रानी ने कहा कि पराजित राजपूत राठौर राजपूत का किले में प्रवेश नहीं हो सकता। आप विजेता होकर के आए होते मैं आपका स्वागत करती, या युद्ध के मैदान से आप शहीद होकर के आए होते मैं आपका स्वागत करती, लेकिन चूंकि पीठ दिखा के आए हैं युद्ध के मैदान से तो आपने राजपूत संपूर्ण राजपूताने का मान मर्दन किया है, इसलिए आपका किले में प्रवेश नहीं हो सकता। और फिर यहीं से जब वापस जाते हैं तो राजा जय सिंह की वजह से बाद में औरंगजेब के सहयोगी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट युद्ध सामूगढ़। सामूगढ़ का युद्ध 8 जून 1658। ठीक है, 8 जून 1658। अब चूंकि यहां दारा की सेना पराजित हो चुकी थी तो अब दारा को अपना जो योग्यता है क्या उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, उसका भी तो प्रदर्शन करेंगे। तो अब या इस युद्ध में दारा सिकोह स्वयं नेतृत्व करते हैं सेना का, ताकि अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके औरंगजेब को पराजित किया जा सके। ठीक, यहां देखिए क्या होता है। यहां दारा सिकोह वर्सेस औरंगजेब प्लस मुराद, यहां पर ये पराजित हुए और यहां पर स्वयं दारा पराजित हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या दिक्कत नहीं हो सकती थी? दिक्कत होती। इस युद्ध में भी दारा पराजित हो चुके हैं। अब दारा के लिए मेन संभावना क्या थी कि दारा पराजित होने के बाद आगरा पहुंचे, वहां से परिवार बीवी बच्चे और संपत्ति ली और फिर वहां से दिल्ली पहुंचे, वहां से वो चीज़ें ली और कोशिश किया किसी तरीके से यहाँ निकल जाए। औरंगजेब के लिए अब आसानी थी, औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया जबकि शाहजहाँ वहाँ थे। आगरा से जैसे ही दिल्ली की तरफ बढ़ा दारा वहाँ से निकल गए, दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया उसने। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। देखिए सामूगढ़ में जब दारा की पराजय हुई और दारा भागे वहाँ से, आगरा पहुँचे, आगरा पहुँचने के बाद अपने परिवार को लिया और दिल्ली निकल गए। यानी आगरा में अब दारा सिकोह नहीं है, शाहजहाँ हैं। औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया, औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया। ठीक, और अधिकार करने के बाद 21 जुलाई 1658 को अपना राज्याभिषेक करवाया। यानी अब औरंगजेब शासक हैं। अब प्रश्न ये उठता है
पापा जिंदा थे, फिर इनका राज्याभिषेक कैसा। अब तक तो आए थे कि चलो विधर्मी भाई से पापा को मुक्त करा देंगे, यही तो उद्देश्य था। लेकिन हो क्या रहा है, पापा को विधर्मी भाई से तो मुक्त कराए, लेकिन खुद सुल्तान बन गए। यहाँ गलती थी, ये चीजें गलत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा युद्ध, खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध, खजुआ का युद्ध जनवरी 1659। खजुआ का युद्ध जनवरी 1659। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, दारा सिकोह तो हार ही चुके थे दो युद्ध में। दारा सिकोह अब सहायता के लिए इधर उधर मड़रा रहे हैं, कहीं सहायता मिले। लेकिन सुलेमान सिकोह और मिर्जा राजा जय सिंह ने जिसे पराजित किया था, कौन, शाह शुजा, वो तो अभी खत्म नहीं हुआ था, बंगाली चला गया था। तो क्या शाह शुजा प्रयास नहीं करेगा कि औरंगजेब को हराएं और दिल्ली पर हमारा अधिकार हो जाए। औरंगजेब ने प्रयास किया। ठीक है, इलाहाबाद के पास यह युद्ध होता है। इसमें औरंगजेब, मीर जुमला, जसवंत सिंह, ये तीन वर्सेस शाह शुजा। इसमें शाह शुजा पराजित हुए, इनका पीछा किया गया और ये अराकान योमा की पहाड़ियों में भाग गए। ठीक है, अराकान योमा की पहाड़ियों में भागे, जहां पर पहाड़ियों ने इसकी हत्या कर दी। इस खजुआ युद्ध के पश्चात जसवंत सिंह ने औरंगजेब को धोखा दिया, और मुगल शिविर को लूट लिया। बाद में फिर माफी वाफी मांगी थी और चीजें रास्ते पे ढर्रे पर आई। ठीक है, तो ये चीजें हुई। लास्ट युद्ध जो है देवराई का युद्ध, पांचवा देवराई का युद्ध, मार्च 1659। 1659, मार्च 1659। ठीक, देवराई का युद्ध। देखिए इसमें क्या हुआ, अब तक दारा सिकोह की डेथ नहीं हुई थी और ये दारा सिकोह का अंतिम युद्ध है। ठीक है, कहते हैं अजमेर के पास ये युद्ध हुआ जिसमें दारा सिकोह बंदी बनाए गए। कहते हैं दारा सिकोह को आगरा लाया गया और यहाँ पर दारा सिकोह को एक न्याय समिति बनाई गई जिसमें विधर्मी घोषित करके मृत्युदंड दिया गया। लेकिन ये सोचा गया कि क्यों न थोड़ा सा बेइज्जत कर लिया दारा सिकोह को, तो बेइज्जत करने के लिए उसे नग्न किया गया और गधे पर बैठा करके, उल्टा करके, जैसे गधे की जिधर सिर होता है उधर इनकी पीठ कर दी गई और गधे की पूंछ की तरफ ये चेहरा करके, नग्न करके, मुंडा उंडा मुड़ा करके फिर इसको बैठाया गया। कहते हैं फटे वटे वस्त्र पहना था। और जब दिल्ली की सड़क पर घुमाया गया तो पब्लिक ने जब इसकी ये स्थिति देखी तो पब्लिक विद्रोह कर बैठी और कई सैनिकों को मार दिया। जब औरंगजेब को ये लगा कि अभी भी जनता दारा से इतना ज़्यादा प्रेम करती है तो ये विवाद हो सकती है, विद्रोह कहीं न कर दे पब्लिक, तो उसने तुरंत न्याय समिति बनाया, उसमें विधर्मी घोषित करके मृत्युदंड की बात की गई और सूफी शेख सरमद जो इसके सहयोगी थे, इन दोनों लोगों को मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, पुत्र सुलेमान सिकोह जो पराजित हुए थे तो गढ़वाल भाग गए थे।
कहते हैं वहाँ के सुल्तान से संबंध बना करके जहर दे करके उसकी भी हत्या करवा दी गई। ठीक है, तो युद्ध का जो क्रम है वो पूछते हैं। ठीक है, तो एक कोई कोड वोड आप बना लीजिए जैसा भी इच्छा लगे। ठीक है, देखिए बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और देवराई। ठीक है, बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। ठीक, अब इसमें जो भी डेट हो 1658 से मार्च 1659, फरवरी 1659। ठीक है, फिर जून 1658, मार्च 1658, ये फरवरी। ठीक है, ये मार्च नहीं, ये अप्रैल है, अप्रैल। ठीक, खजुआ जनवरी या फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2 मई, जून। ठीक है, यानी यहाँ पर 2 माह, यहाँ 2 माह, फिर यहाँ जनवरी, यहाँ 2 माह, यहाँ जून से जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 माह। ठीक, 2 माह, 2 माह, 6 माह, 2 माह। अब इस पे चीज़ें आ सकती हैं, डेट भी आपको हो सकती है। 2262 कोड हो गया, ये कोड याद रखिए। अब इसमें जो आपके युद्ध की स्थिति होगी, बध, ठीक, शाक, देवर, बध करो उस देवर का जिसकी कोई साख हो। बहुजाई के लिए है ये, बध करो उस देवर का जिसकी कोई साख हो। नाम आपको याद रहे बस। ठीक है, खाली याद रहे आपको। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि देवर सबसे लास्ट में है, बस 3 चीज। ठीक है, तो एक कोड हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से कुछ बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कोड बनाया जाए यही आप याद करें। आप अपने हिसाब से जो कोड बनाएंगे वो जल्दी याद हो जाएगा अब इसकी तुलना में। ठीक है, तो ये उत्तराधिकार युद्ध है। उत्तराधिकार के युद्ध के बाद अब शासन पर थे औरंगजेब, और देवराई युद्ध के पश्चात औरंगजेब ने अपना पुनः राज्याभिषेक करवाया। यानी मुगल काल में 2 बार राज्याभिषेक कराने वाले कौन? औरंगजेब। शाहजहां की हम लोग थोड़ी सी और उपलब्धियां देख लें कि क्या क्या चीज़ें थी। चलिए, शाहजहां के लोक कल्याणकारी कार्य। किसके हैं ये? शाहजहां के। शाहजहां के लोक कल्याणकारी कार्य। ठीक है, जब शाहजहां के हम लोक कल्याणकारी कार्यों की बात करते हैं तो इसमें हम ये लोग देखते हैं कि शाहजहां ने सिंचाई के संसाधनों को भी बढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसने रानी नहर, ठीक, रानी नहर का निर्माण जो है वो लाहौर तक करवाया। रानी नहर का निर्माण लाहौर तक करवाते हैं शाहजहां। लाहौर तक। ठीक है, दूसरा एक काम और किया इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित, तुगलक
द्वारा निर्मित एक नहर जो थी जिसे नहर शाह कहा जाता था, नहर शाह, इस नहर की मरम्मत करवाई थी, यानी साफ सफाई जो होती है इसकी मरम्मत कराई और इसका नाम जो रखा वो नहर ए बहिश्त, बहिश्त नाम कर दिया। ठीक है, शाहजहां ने मरम्मत करवाई। ठीक, अब देखिए मोरलैंड ये कहते हैं शाहजहां का युग किसानों के लिए शांति का युग था, यानी शाहजहां के समय में किसानों के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। शांति युग में ही तो वृद्धि होती है कृषि उत्पादों में, अगर शांति का युग ना हो तो फिर कृषि उत्पादों में वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए शाहजहां को किसानों का हितैषी कहते हैं। ठीक, ये पूछा भी गया है, रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, अगर आ जाए इधर तो ये इसके पहले आ चुका है। ठीक है, दूसरे देखिए गंगाधर लहरी, गंगाधर लहरी। ठीक है, गंगाधर लहरी, गंगाधर और गंगा लहरी, सॉरी, और गंगा लहरी के लेखक जगन्नाथ मिश्र। ठीक है, ये राजकवि थे शाहजहां के, यानी प्रारंभ में जो हम लोग शाहजहां की ये देखते हैं कि एक मुस्लिम कट्टरपन की बात, वो धीरे धीरे धारा का प्रभाव हो सकता है, उसकी वजह से धीरे धीरे वो एक उदार शासक, ऐसा शासक जो सभी सांप्रदायिक लोगों को एक साथ लेकर के चल सकता हो, सभी संप्रदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा हो, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शाहजहां फलित ज्योतिष में, क्या बात है यार, गलत हो जा रहा है, ज्योतिष में विश्वास करता था। ठीक है, देखिए राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था में सुधार करते हुए, व्यवस्था में सुधार करते हुए इन्होंने दो अलग जो जागीर थी मनसबदारी व्यवस्था में, उसमें दो अलग अलग जागीर डिवाइड कर दिए। ठीक है, कौन कौन सी? पहली सिसमाहा और दूसरी सीमाहा जागीर। दोनों में अंतर क्या था? जैसे ऐसी जागीर भी थी, मान लीजिए ये जागीर क्षेत्र है, जब किसी जमींदार को यहां पर या सूबादार को नियुक्त किया गया तो उससे बताया गया कि इस जागीर से 2000 रुपए राजस्व एकत्रित होते हैं और उसी के आधार पर उसकी नियुक्ति हो गई। लेकिन जब वो व्यक्ति वहां गया, कहां? जागीर क्षेत्र में, तब उसने देखा क्या कि यहां राजस्व की वसूली जो है वो 2000 न होकर के मात्र 1500 है। ठीक, तो ऐसी जो जागीर थी वो ये हो गई, सॉरी सिसमाहा नहीं, सीमाहा, ये हो गई। अब मान लो कि वहां पहुंचने के बाद जमींदार ने देखा कि उस जागीर की वसूली 2500 है, तो ये जो हुआ ये हो गया। ठीक है, तो ये दो अलग कर दिया। यानी पहले क्या होता, जागीर दे दिया या तुम उसी में जाओ खर्चा चलाओ, अगर कम वसूली हो तो ज़्यादा करो, ज़्यादा वसूली है तो चुप्पे से रख लो, कम थोड़े करना है वसूली। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने की, यानी इससे क्या होगा, लूट किसानों की जो थी वो बंद हो गई। ठीक,
भूमिकर तो हर जगह लिया गया, उसने 50% किया। ज्यादा ले रहे हैं, ठीक, 50% चलो कर दिए हो, ठीक है। लेकिन इस भूमिकर से आय तो बढ़ गई, और ये आय हो गई 40 करोड़ रुपए। लेकिन अन्य जो कर थे उन करों को समाप्त करने का प्रयास बहुत ज्यादा नहीं किया था, जबकि करना चाहिए। औरंगजेब ने वहां किया। दूसरी चीज देखो, ये क्या, साथ ही साथ जब्ती व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया था। और इसके स्थान पर रैयतवाड़ी जो बाद में आई, उस व्यवस्था को लागू किया था बिंदे ने। बाद में अंग्रेजों ने इसको बहुत अच्छे रूप में लागू किया, लेकिन उन्होंने एक प्रयास ये किया था, ठीक है। ये चीजें थी। राजपूताने में ऐसा कुछ नहीं, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि शाहजहां का काल कृषि उत्पादन की दृष्टि से समृद्धि का काल था भाई। और हम देखते हैं तो नहर वहर पर बहुत ज़्यादा सिंचाई चाहिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास अन्य मुगल शासकों के द्वारा बहुत ज़्यादा नहीं किया गया, इसने किया, ठीक। फिर हम देखते हैं क्या, वास्तुकला की दृष्टि से देखें तो वास्तुकला के क्षेत्र में भी शाहजहां जैसा दूसरा कोई मुगल शासक नहीं आता है। शाहजहां ने वास्तुकला में नए नए प्रयोग किए, और उसकी वास्तुकला के इन प्रयोग और पैसों की बर्बादी का ही परिणाम था कि मुगलिया सल्तनत औरंगजेब के पीरियड में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, क्योंकि जो भी राजस्व था, खजाना था, उसको ये खाली कर चुके थे। क्योंकि मात्र तहज महल के ही निर्माण में कई वर्ष लगे थे और काफ़ी पैसा व्यय हुआ था। तो सब अलग अलग चीज़ें हैं, वो एक शौक़ होता है सबका। जैसे जहांगीर चित्रकला में बहुत पारंगत था, तो चित्रकला में चलो बहुत ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं आता है, लेकिन वास्तुकला के निर्माण में बहुत खर्चे आते हैं। ऐसा नहीं था कि अकबर ने नहीं किया। अकबर ने 3 महत्वपूर्ण किलों का निर्माण करवाया, इलाहाबाद, आगरा और लाहौर। इसके अलावा पूरी फतेहपुर सीकरी ही बनवा डाली, पूरा एक शहर ही बसा डाला उसने, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आई, तो ये थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें औरंगजेब के प्रारंभिक कार्य और उसका राज्यारोहण, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर कल हम लोग पूरा औरंगजेब। चलिए, औरंगजेब, आलमगीर औरंगजेब। सोलह सौ 58 से 1707 औरंगजेब आलमगीर, ठीक है, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक, जिसके विषय में बहुत सी चीज़ें आती हैं, है ना। अब क्या क्या कहा जाए, क्यों इतने विद्रोह हुए इनके समय में, क्यों इन्होंने धार्मिक नीति में इस्लामिक कट्टरता का बात की, क्यों इसके समय मनसबदारी व्यवस्था फेल हो गई, क्यों यह दक्षिण भारत संपूर्ण विजित किया, क्यों यह मराठों से संबंध स्थापित नहीं कर पाए। अच्छा, ये सब चीज़ें थी। सिखों के विद्रोह, सतनामियों के विद्रोह, बंदीलों के विद्रोह, मराठों के विद्रोह, राजपूताना विद्रोह, वो राजपूत जो अकबर के समय से ही मुगलिया सल्तनत के सबसे वफादार मित्र होते थे, जिन्होंने मुगलिया साम्राज्य के स्थापित भारत में स्थापित करने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, वो भी विद्रोही हो जाते हैं। मराठों का विद्रोह, हर मोर्चे पर विद्रोही विद्रोह थे, और इन्हीं विद्रोहों के कारण, आर्थिक दुर्बलता के कारण औरंगजेब अपनी मृत्यु तक साम्राज्य को तो बचाए रख सका, लेकिन अंदर से साम्राज्य इतना खोखला हो गया था
कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही मुगलिया सल्तनत मात्र 10 वर्षों में कई टुकड़ों में विभाजित हो गया और 50 वर्षों में मुगलिया सल्तनत के सुल्तान कहीं न कहीं किसी न किसी के आश्रित थे ही। यहाँ तक कि मात्र बालाजी बाजीराव 5000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली चलाते हैं। तो इतनी कमजोरी हो गई थी, इतनी जल्दी पतन हुआ, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की देन थी। ठीक है, बात अब हम लोग औरंगजेब की करेंगे और ये देखेंगे कि औरंगजेब कैसे थे। ठीक है, औरंगजेब नाम का ही शाब्दिक अर्थ होता है ताज को सुशोभित करने वाला। ठीक है, तो जब नाम ही था ताज को सुशोभित करने वाला, तो भाई ताज क्यों नहीं मिलता। ठीक, मूल नाम मुहिउद्दीन। हाँ, शाहजहां का मूल नाम क्या था? शिहाबुद्दीन। याद रखिएगा, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और यहाँ शाहजहां शिहाबुद्दीन। ठीक है, अब इसकी अगर उपाधि देखें तो बड़ी उपाधियां हैं। उपाधि तो इतनी ज़्यादा है कि आप सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। कुछ उपाधि देख लेते हैं। शाही दरवेश, जिंदा पीर, इकलौता जिंदा पीर है जिसको ये कहते हैं जिंदा पीर। ठीक है, क्यों कहते थे जिंदा पीर? क्योंकि इस्लामिक नियमों का पूर्णतः पालन करता था। इतनी अच्छी तरीके से कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता, बहुत अच्छे से पालन करता था, इसी वजह से इसे जिंदा पीर कहा गया। ठीक है, आलमगीर, आलमगीर, हाफिज, बहादुर। नेपालियों के बहुत ज़्यादा नाम बहादुर मिलते हैं। ठीक है, अब इनका मूल नाम देखिए जिस नाम से ये राजगद्दी पर बैठा, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर शानी, आलमगीर बादशाह गाजी, आलमगीर बादशाह गाजी, यानी गाजी गद्दी पर जब बैठा तब इसने गाजी की उपाधि धारण की। तो ये चीज़ें हैं। ठीक, शाही दरवेश, जिंदा पीर, आलमगीर, हाफिज, बहादुर, ये इनके कुछ प्रमुख उपाधियां हैं। ठीक है, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार नहीं, 2 बार राज्याभिषेक होता है। ठीक है, चलिए औरंगजेब के हम लोग कुछ काम देखते हैं। सामाजिक कार्य देख लें इनके कुछ जो इन्होंने किए। ठीक है, खाफी खां जो इतिहासकार थे इनके समय, उनके अनुसार खाफी के अनुसार फर्स्ट शासक बनते ही इसने चुंगी और राहदारी, ठीक है, कहते हैं आसवाब, करों को हटा दिया। इसी आसवाब में चुंगी कर, ठीक, जिसे हम लोग पानडारी कहते थे, पानडारी व राहदारी, पानदारी व राहदारी। पानदारी है चुंगी कर और राहदारी है परिवहन कर। ठीक है, इन करों को हटाया। आसवाब कर कौन से होते हैं? आसवाब कर की जब हम बात करते हैं तो ये कौन से कर हैं? आसवाब कर से तात्पर्य है वे कर जो कृषि व धार्मिक कर से अतिरिक्त हों, यानी जजिया, जकात,
खुम्स, खिराज, उस्र, ये इसमें नहीं आएंगे। इनके अतिरिक्त जो भी टैक्स वसूले जाएं, जो भी कर वसूले जाएं, वो आसवाब करों के अंतर आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है लगभग 80 कर, जैसे ये सब, इन्हें उसने हटाया। ठीक है, यहीं पर देखिए और कर कौन से, मेला कर, तीर्थ यात्रा कर, कुछ समय बाद फिर इसे लगा दिया था। ठीक है, इत्यादि कर समाप्त किए, ये कर समाप्त किए गए। ठीक है, तो ये चीजें आई। अब देखिए दूसरा, खाद्यान्नों पर से कर समाप्त किया। अब खाद्यान्नों पर से अगर कर हटा रहा है तो इससे प्रॉफिट किसको हो सकता है? औरंगजेब को? नहीं, क्योंकि खाद्यान्न से टैक्स हटाने का मतलब हुआ राजस्व का नुकसान। जो उससे आय मिल रही थी टैक्स के रूप में, वो अब नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब खाद्यान्नों पर से कर हटेगा तो इससे खाद्यान्न के मूल्य क्या होंगे? कम हो जाएंगे। और यदि खाद्यान्न के मूल्य कम होते हैं, प्राइस कम हुआ खाद्यान्न का, तो इसका फायदा क्या होगा? किसको मिलेगा? जनता को, यानी पब्लिक को अब औरंगजेब के समय में सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध था। ठीक है, यही तो हुआ। चलिए आगे आते हैं। दूसरा देखिए, थर्ड, मद्यपान, जुआ, वेश्यावृत्ति, ये अच्छी चीज तो है नहीं। ठीक है, इन सभी का निषेध कर दिया। ठीक, यानी इन सब पर रोक लगा दी उसने। अब देखिए इसमें क्या, भांग की खेती बंद करवा दी। ये नशा वसा नहीं हो सकता, खुद दारू नहीं पीता था ना ये। ठीक है, तंबाकू, ये तो पुर्तगालियों की देन थी। इस पर लगने वाली चुंगी समाप्त कर दी। यानी ये चाहता था कि लोग तंबाकू खाएं। कम उम्र के बच्चों के बंध्याकरण पर रोक लगा दी। ठीक है, दास व्यापार निषिद्ध कर दिया। पर रोक लगा दी। ठीक है, अब देखिए, फारसी नौ वर्ष, नौरोज, औरंगजेब के समय चलता था, अकबर ने पुनः उसको स्टार्ट कर दिया था। नौरोज को बंद करवा दिया, क्योंकि ये लगभग 19 दिन तक चलता था त्योहार, इसलिए बहुत पैसा भी इस पे व्यय होता रहा होगा। इसने उसी पैसे वैसे की वजह से ही इस पर रोक लगा दी। ठीक है, नौरोज 19 दिन, सॉरी ये नहीं दिख रहा है, तो वो 19 दिन। ठीक है, ये 19 दिन तक चलता था और इसी की वजह से उसने उस पर रोक लगवा दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुद्राओं पर कलमा लिखवाना बंद करवा दिया। ये धार्मिक चीजें हैं, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर कलमा लिखवाना बंद कर रहा है, कलमा कुरान से ली जाती थी। इसने कहा कि सिक्के उक्के लोग पता नहीं कैसे कहाँ रख लेते हैं, कब कहाँ सो जाते हैं। ठीक है, इसलिए कलमा रहेगा तो चूंकि धार्मिक चीज़ है उसका सम्मान करना चाहिए, तो कलमा आप सिक्के अपने लिखवाए जाएं। ठीक है, इसलिए इसने
इन सिक्कों पर, मुद्राओं पर मीर अब्दुल साहबाई, मीर अब्दुल साहबाई की कविताएं लिखवाई। देखिए, अब अगर किसी की कविताएं लिखवा रहा है तो उससे कौन सी दिक्कत है भाई? कविता है, कोई एक पंक्ति लिख दी गई कविता पर, पढ़ो, जितनी इच्छा उतना पढ़ो। कम से कम सिक्के पर अगर कोई कविता उविता की एक आध पंक्ति लिख दी जाए तो याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा, फारसी कवि हाफिज की कविताओं का निषेध कर दिया। ठीक, फारसी कवि हाफिज की कविताओं पर भी रोक लगा दी, यानी निषेध हो गया। नेक्स्ट, श्रृंगार प्रसाधन संबंधी कार्यों पर भी रोक लगाई। नहीं चाहता था कि लोग सजे सवरें, ठीक है, जो रीति रिवाज होते थे जिसमें लोग सज सवर के एक से एक स्टाइलिश वाइलिश, वो नहीं चाहता था बंदा कि तुम ऐसे एकदम सिंपल जीवन शैली होनी चाहिए। जैसे मैं रहता हूँ सिंपल, एकदम साधारण, ना कोई दिखावा ना कुछ, एकदम नॉर्मल लाइफ, वही वो चाहता था। उसकी पूरी पब्लिक भी वैसी ही रहे। ठीक है, जैसे इस्लाम में भाई दाढ़ी रखते हैं लोग, इसने क्या किया, कहा दाढ़ी की लंबाई 4 अंगुल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 अंगुल। जैसे आज क्रिकेट खिलाड़ी लोग लगते हैं, हल्की सी दाढ़ी, खसखसी दाढ़ी, आधा अच्छी लगती। मौलाना लोग क्या होता है, यहाँ तक दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बलबन का तो पूरा 1 गज हो जाता था दाढ़ी और मुकुट लेकर के। तो इसने क्या कहा, 4 अंगुल से ज़्यादा दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हुई पकड़े गए तो मुगलिया साम्राज्य के सैनिक ही आपकी दाढ़ी को छोटा कर देंगे। मुहत्सिब को विशेष महत्व दिया। ठीक, मुहत्सिबों को विशेष महत्व देता है और इनकी सभी प्रांतों में नियुक्ति की। अब यह अकबर उस पे अशोक वाली नीतियों पे हैं। ठीक है, उन्होंने भी रज्जुक और धर्म को जानने वालों की हर प्रांत में नियुक्ति की थी, ताकि लोग धर्म का आचरण इत्यादि करें, सही से रहें, उनकी जीविका भी अच्छी रहे, चीज़ें अलग अलग। ठीक है, इनका काम क्या था, ये किसी भी नागरिक के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। किसी भी नागरिक के निजी जीवन में इनका हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। अब अगर निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो करना क्या था, बस ये देखना था कि लोग धर्म का आचरण कर रहे हैं जीवन में अपने कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसको मिटा दें, ये नीचे नहीं आएगा। नेक्स्ट, औरंगजेब ने सरकारी नियम कानूनों को जवाबित ए आलमगीरी संकलन करवाया। यानी ये पुस्तक है जवाबित ए आलमगीरी। क्या है, सरकारी नियम कानून, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जवाबित ए आलमगीरी का संबंध सरकारी नियम कानून है, औरंगजेब ने ही संकलन करवाया था।
यानी संविधान की पुस्तक है मुगल साम्राज्य औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, उसने काजियों के संरक्षण में इस्लामिक कानूनों का संग्रह फतवा ए आलमगीरी में करवाया। तुर्की भाषा में इस्लामिक कानूनों का संरक्षण फतवा ए आलमगीरी, इसमें करवाया। ठीक, चलिए अब ये जो हुआ, ये शेख निजाम के संरक्षण में 6 व्यक्तियों द्वारा किया गया। ठीक, शेख निजाम के संरक्षण में 6 व्यक्तियों के द्वारा किया गया। ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट आते हैं, इसने निर्देश दिया था औरंगजेब ने कि उसका जो शासन काल है, उसका जो वर्ष है वो अरबी संवत के अनुसार, यानी इस्लामिक हिजरी संवत के अनुसार उसमें किया जाए, और जो मास चलते हैं वो जो सूर्य के अनुसार होता था वो सूर्य के अनुसार न होकर के चंद्रमा के अनुसार, चंद्र पंचांग के अनुसार दिया जाए। ठीक है, निर्देश दिया क्या, शासन काल का वर्ष अरबी चंद्रवर्ष, शासन काल का वर्ष अरबी चंद्रवर्ष, अरबी चंद्रवर्ष में। ठीक, और राजस्व खातों में सूर्य पंचांग के स्थान पर चंद्र पंचांग का प्रयोग तय किया जाए। ठीक है, कहते हैं जब ये चीज़ें किया तो काफ़ी खां जो उसके दरबारी थे, इतिहासकार भी हैं, उसके में मुंतखब लुबाब, ठीक है, उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उसने एक निर्देश दिया कि दरबार की सारी कार्यवाही गुप्त रखी जाए। अब तक दरबारी इतिहास लेखन लिखा जाता था, उसने इसे गुप्त रखने की बात की, अर्थात अब दरबार की कार्यवाही का लेखन नहीं हो सकता था। और अगर दरबार की कार्यवाही का लेखन नहीं हो सकता है तो फिर औरंगजेब के समय इतिहास लेखन कैसे हो सकता था? सरकारी इतिहास लेखन भी औरंगजेब के समय बंद, अर्थात सरकारी इतिहास नहीं लेखन नहीं होगा तो क्या गुप्त इतिहास लेखन नहीं हो सकता था? यानी औरंगजेब के समय कुछ समय तक सरकारी इतिहास लेखन हुआ, लेकिन जब उसने एक कानून बना करके सरकारी इतिहास लेखन को बंद किया तो गुप्त इतिहास लेखन या व्यक्तिगत इतिहास लेखन का दौर प्रारंभ होता है। यानी जो भी उस समय की पुस्तकें हैं अधिकतर व्यक्तिगत इतिहास लेखन की देन है। ठीक है, अब देखिए, दरबार की कार्यवाही जो होती थी, इसकी जो सूचना जनता तक जाती थी, उससे जनता को दूर कर दिया। नेक्स्ट देखिए, इसमें बंदे ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। यह पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था संगीत पर। और जब इसने दरबार में जो भी संगीतकार इत्यादि थे उनको सबको बाहर कर दिया, तो कहते हैं उन संगीतकारों ने मिल करके संगीत का जनाजा निकाला था।
ठीक है। और जब संगीत का जनाजा निकाला, औरंगजेब को पता चला कि संगीतकारों ने संगीत का जनाजा निकाला है, तो औरंगजेब ने ये कहा था, जाकर के इनसे बता दो कि जो जनाजा निकाले हैं इतना नीचे दफन करेंगे कि फिर दोबारा बाहर ना आ पाए। लेकिन यहाँ तक कहा जाता है कि ये संगीत प्रेमी भी था, ये खुद भी वीणा अच्छा बजाता था, वीणा वादन करता था। महिलाओं को संगीत की छूट थी, नृत्य की छूट थी। हरम के क्षेत्र में संगीत भी बजता था, नृत्य भी होता था, और भी जो चीज़ें संगीत से संबंधित होती थी वो सारी कुछ होती थी। यह खुद भी बजाता था। नौबत जो बजाया जाता है मुहर्रम में, इसमें इन सब को बजाने की छूट थी, ये लोग रख सकते थे, ये बजा सकते थे। जो संगीतकार दरबार और में रहते थे, देखिए उसके पीछे काफ़ी मजबूरी भी थी इसकी। कहते हैं कि जब ये गद्दी बैठा तो मुग़ल दरबार की आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो चुकी थी, और जब दरबार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है तो फिर आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और दरबार में जितनी ज़्यादा भीड़ होती थी उतना ज़्यादा खर्चा होता था। इसलिए इसने क्या किया कि ऐसे लोग जो महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा, भाई खुद बहुत साधारण जीवन है, नॉर्मल पहनता है, नॉर्मल खाता है, न ज़्यादा लोगों के सेवक हैं न ज़्यादा दास हैं, अपना काम बंदा स्वतः ही करता था। और कहते हैं 24 घंटे मात्र 4 ही घंटे ये आराम करता था और लगातार काम करता था। काहे पैसा फर्जी खर्च करे। अब 8 अच्छी संगीतकार बैठे हैं दरबार में, तो उनको तनख्वाह देना पड़ेगा, रोज़ का खाना पानी दो, तो पहले ऐसे छोटे छोटे बचत तो करें। इसलिए संगीतकारों को भगा दिया इसने। इतिहासकार जो भी थे हटा दिया इसने, शराब इत्यादि पीना बंद करवा दिया इसने। यानी धीरे धीरे छोटी छोटी बचत करता है ताकि शासन आगे चल सके। कहते हैं कि इसके समय में सैनिकों को वेतन में भी कमी की गई थी, कई कर भी टैक्स कम कर रहा है, ताकि जो विद्रोह हो रहे हैं पब्लिक के द्वारा वो उन विद्रोहों को रोका जा सके। लोग जब आर्थिक लाभ प्राप्त करने लगते हैं तो विद्रोह के जो रीज़न होते हैं वो आधे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ कार्य थे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इनके परिवार पर। परिवार, सबसे पहले तो इनकी पत्नी, जिन्हें ये सबसे ज़्यादा मानते थे, नाम है दिलरास बेगम। फारस की राजकुमारी थी, इकलौती विदेशी महिला जिनका विवाह औरंगजेब से हुआ था। ठीक है, इन्हीं को रबिया उद दौरानी भी कहते हैं। राबिया उद दौरानी, इनका मकबरा जो है उसे सेकंड ताजमहल की प्रतिकृति कहा जाता है के मकबरे को, है ना, या सॉरी ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं, ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। ठीक, आधुनिक पवित्रात्मा राबिया, आधुनिक पवित्रात्मा राबिया ये भी कहा जाता है। कहते हैं बहुत प्यार करता था ये भी, जैसे इसके पापा प्यार करते थे वैसे ये भी प्यार करता था, लेकिन पापा का प्यार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका प्यार कम महत्वपूर्ण है। पापा ने ताजमहल जैसी इमारत बनवा दी अपनी बीवी के लिए, लेकिन यह ताजमहल जैसी इमारत नहीं बनवा पाया क्योंकि इसकी अम्मा के याद में बनने वाली इमारत ने इसके लिए इतना पैसा ही नहीं छोड़ा था कि अपनी बेटों की अम्मा की याद में वह उससे अच्छी इमारत बनवा पाए। इसीलिए तो कहा गया फूहड़ नकल, अधिकतर लाल बलुआ पत्थर ही लगा है। ठीक है, बहुत कम सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया क्योंकि उतना पैसा तो होना चाहिए वो सब लगाने के लिए। ठीक है, इनके पुत्र आज़म और अकबर थे। ठीक है, आज़म और अकबर। ठीक है,
अब इनका जो मकबरा है उसे दक्षिण का ताजमहल या काला ताज कहते हैं। काला ताज या दक्षिण का ताजमहल। औरंगजेब की भी मृत्यु दक्षिण में हुई थी, इनकी भी मृत्यु दक्षिण में हुई, क्योंकि 1681 के बाद जब औरंगजेब दक्षिण पहुंचे तो फिर वहां से वो वापस नहीं आ पाए थे, वहीं उनका सब कुछ हो गया। ठीक, तो भाई पत्नियों तो गई थी साथ में दक्षिण, तो ये भी वहीं चल बसी। और इनका भी जो मकबरा है वो है औरंगाबाद में, जिसे काला ताज या दक्षिण का ताजमहल या ताजमहल की फुहड़ नकल कही जाती है। ठीक है, अब आइए दूसरी पत्नी है रहमतुन्निसा। रहमतुन्निसा, ठीक है। इनका जो बेटा था वो था मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान ये औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा है, बहुत बेटवा थे। औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा। दूसरा जो है मुअज्जम, शहजादा मुअज्जम, बाद में यही बहादुर शाह प्रथम के उससे शासक बनता है, या शाह आलम। ठीक है, तो दो इनके हो गए। अब देखिए, ये कश्मीरी राजपूत थी, ठीक है, महिला थी, राजा राजू की पुत्री थी ये। ठीक है, दूसरी तीसरी इन पे ये औरंगाबादी हीराबाई। ये औरंगजेब की रखेल थी। हीराबाई औरंगजेब की रखेल थी। इनकी उपाधि जैनाबादी महल है। उपाधि जैनाबादी महल है। ठीक है, इनकी अधिकतर पुत्रियां हुई, सबसे लड़के होते थोड़े हैं, कुछ तो पुत्रियां होंगी। जेबुन्निसा, निसा, मेहरुन्निसा, जीनतुन्निसा, जीनत उन्निसा, ठीक है, बदरुन्निसा, बदरुन्निसा, जुबदतुन्निसा। ठीक, 1 2 3 4 5 पुत्रियां। ठीक है, अब इसमें जो जेबुन्निसा थी ये औरंगजेब की बड़ी संतान है। ठीक है, इन सब पुत्र और पुत्रियों में भी सबसे बड़ी संतान, कहते हैं बड़ी योग्य थी बंदी, बहुत योग्यता थी इसमें, कूट कूट कर भरी हुई थी। मखफी, वहां आधा खा है, यहां पूरा खा है, ये याद रखिएगा। मखफी, वहां उनका नाम गुप्त है मखफी, यहां इसका नाम सामने है। उसकी कोई रचना मिली उली नहीं, सिर्फ कहा गया कि इस नाम से लिखती थी। इसकी रचनाएं मिलती भी हैं और इसने कई कविताएं लिखी। ठीक है, इसने इस नाम से अनेक कविताएं फारसी में लिखी। बहुत सी कविताएं लिखी हैं। कहते हैं इसके इसी रचना की वजह से 30,000 मोहर औरंगजेब ने दिए थे खुश होकर के। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आईं। अब ये इनका परिवार हो गया, ये बच्चे हो गए, जिसमें से अकबर तो इनके विद्रोही थे, ये तो विरोध की ओर फिर बाद में चले गए थे। ठीक है, बाद में ये सब बचे, 1-2 और थे, तो इनमें उत्तराधिकार युद्ध। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इनके परिवार में। अब जो चीज़ है वो है
औरंगजेब की नीतियों से संबंधित, अकबर औरंगजेब के समय हुए विद्रोह से संबंधित, क्योंकि औरंगजेब एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती। जब हम संपूर्ण मुगल साम्राज्य देखें तो उस मुगल साम्राज्य में अकबर और औरंगजेब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग बराबर बराबर आते हैं। उसके बाद जहांगीर शाहजहां से बराबर बराबर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हुमायूं और बाबर से बराबर बराबर क्वेश्चन आते हैं। शायद हुमायूं से ज़्यादा बाबर से क्वेश्चन आते हैं उस 4 साल में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ है लंबा चलेगा, तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए, उसे देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।